इतने जुल्म सहे कि आसान हो गए। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें। ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें। अब्बू ने हमको दी एक बीमा पॉलिसी, लाके अम्मी को दी एक बीमा पॉलिसी, रहे ताकि अमनो हिफाजत से हम। जब हम बड़े हो रहे थे तो ये एक नगमा चलता था पीटीवी के ऊपर। उस वक्त ज़्यादा चैनल नहीं थे पाकिस्तान के अंदर, और यही गाना होता था कि ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें। तो अब्बू की सलामती सिर्फ लंदन में ही जाके हो सकती है। जी, मैं बात कर रहा हूं मियां नवाज शरीफ की और उनकी तैयारियों की। सितंबर के दूसरे हफ्ते में लंदन रवाना होने की। उनके ऑब्वियसली इलेक्शंस के बाद भी वो गए थे, फिर वापस आ गए थे, मगर इस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। जो इतलात मेरे तक आ रही हैं वो ये हैं कि अभी तक ट्रिप फाइनलाइज नहीं हुई है, क्योंकि हरी झंडी का इंतजार है जीएचक्यू से। जीएचक्यू के राब्ते इमरान खान से जारी हैं, उनमें कोई दरार नहीं आई। एक बात जरूर है, इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया है ज्यादा, क्योंकि प्रेशर बाहर बहुत ही जोर और शोर से बढ़ रहा है। अच्छा, बात मैंने शुरू क्यों की इस चीज से कि इतनी मुश्किलें सही कि आसान हो गई। पाकिस्तान में मुश्किलात का जो मरहला फिलहाल चला हुआ है, और इसके अंदर कोई कमी आने का इम्कान नहीं है, क्योंकि जो आईएमएफ से कर्जा आना था, आज आपका 28 अगस्त गुजर चुका है। आईएमएफ की जो प्लानिटरी मीटिंग होती है, जिसके अंदर एजेंडा के ऊपर लिखा जाता है कि भाई हाँ ये अप्रूवल होगी, ये अप्रूवल होगी। तो उसके उस एजेंडा में पाकिस्तान का नाम नहीं था, और ऑब्वियसली वो पाकिस्तान के जो डिसबर्समेंट है वो अप्रूव नहीं हुई। एक बहुत बड़ा एक गैप आ गया है, क्योंकि जो आपके फ्रेंडली ममालिक थे, अब शहबाज राना एक बेहतरीन जर्नलिस्ट है ऑब्वियसली, और शहबाज राना की जो रिपोर्टिंग है उसने बहुत रोशनी भी डाली है इस पूरी सिचुएशन के ऊपर कि क्या हो रहा है आईएमएफ लोन्स के साथ, और अभी तक वो क्यों नहीं आए और क्यों अपना इसके अंदर ये रुकावटें पैदा हुई हुई हैं। तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी जो है मुल्क के अंदर, जो आपकी अशरफिया जिन्हें कहते हैं, जो चला चला रही है मुल्क को, उनकी ये प्रायोरिटीज नहीं है कि जी पाकिस्तान की मईशत सही हो। उनकी प्रायोरिटी सिर्फ एक है, इमरान खान। क्योंकि उनको अंदाजा हो गया है कि अब कुछ और चीज बची नहीं है उनके पास। उनको ये भी अंदाजा हो गया कि वो जब तक जोर धड़ल्ला, जब तक वो सब इंस्टीट्यूशंस को यरगमाल, बास्टर्डाइज, यतीम नहीं करेंगे, मुल्क को यतीम नहीं करेंगे, वो सर्वाइव नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि हम इस खाक के महल के ऊपर राज करने के लिए तैयार हैं, निस्बतन के इंसानों और हकूक और इसके ऊपर हम अगर राज नहीं कर रहे, अगर ये सब कुछ देखे तो हम उसको, वो हमें रजामंद नहीं है। ये हकीकत हमें रजामंद नहीं है। और इसके सर के ऊपर जो सांप बैठे हुए हैं, जो डसे जा रहे हैं इस मुल्क को लगातार लगातार लगातार, उसके अंदर ऑब्वियसली मियां नवाज शरीफ सरे फहरिस्त है। और हमसे ये कहा जा रहा है कि सब चीजें सही हैं, सब चीजें सही हो जाएंगी, एवरीथिंग इज फाइन। बलूचिस्तान के अंदर तबाही नहीं हो रही, लोगों के जान और माल तबाह नहीं हो रहे, मईशत सबसे बेस्ट है। अताउल्लाह तारड़ तो वाकई ये भी कह रहा है कि बैरून मुल्क वेस्टर्न ममालिक की निगाहें पाकिस्तान के ऊपर हैं। क्यों है भाई पाकिस्तान के ऊपर? हाँ, इसलिए कि न्यूक्लियर वेपन है और दुनिया का सबसे डेंजरस मुल्क। मुझे याद पड़ता है हम कई साल पहले ये बातें करते थे कि यार ये दुनिया का सबसे डेंजरस मुल्क इससे कहते हैं पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक न्यूक्लियर वेपन्स हैं और कोई अथॉरिटी नहीं है। या अथॉरिटी जो है वो उसको हमेशा सेल्फ सैबोटाज किया जा रहा है अफवाज पाकिस्तान की क़यादत में। फॉर्म 47 प्राइम मिनिस्टर, जिनके अल्फाज यानी ही सो वर्बोस, दिस गाय बेसिकली कॉम्पनसेट्स फॉर हिज इनकॉम्पिटेंस बाय यूजिंग बिग वर्ड्स इन उर्दू। अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि फरजाना रोज, अब फरजाना कौन थी, वो कहां भागी, रोज उसके पीछे शहबाज शरीफ भाग रहा था, नहीं भाग रहा था, मुझे नहीं पता। यह हकीकत यह है कि अब शहबाज शरीफ का वक्त खत्म हो चुका है। नवाज शरीफ को भी अंदाजा हो गया कि शहबाज शरीफ का वक्त खत्म हो गया, इसलिए उसने अपने भाई को बेसिकली नीचे नीचे डाल दिया। ये 14 रुपए की सब्सिडी दी है पंजाब के अंदर एट द एक्सपेंस ऑफ ऑल अदर प्रोविंसेस, ये इसके अंदर पंजाबी
एक इंतहा पसंदी की एक घिन आती है कि अब इनको अंदाजा हो गया कि यार अपना देखो नहीं चल रहा, हमने जो करना था जोर धड़ल्ला करके पंजाबिस्तान का ये वो, इसके बाद अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, पक्के के चोर और कच्चे के चोरों की बात जब ये छिड़ी तो मेरा दिमाग गया, एक फिलोसोफर है, इकोनॉमिस्ट था, मंसूर ओल्सन करके, सही है। 1932 में वो पैदा हुआ था और 1998 के अंदर फरवरी 19 को उसका इंतकाल हुआ था। उसका मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं, मंसूर ओल्सन का? मंसूर ओल्सन की एक थियोरी थी, बड़ी थियोरीज थी उसकी, बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट था। सबसे इंपॉर्टेंट उसकी थी लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, जो यूनियंस के ऊपर बात करती है, इसके मैं बात कर चुका हूं। एक और उसकी जो बात थी वो थी बैंडिट्स के ऊपर, स्टेशनरी बैंडिट्स एंड रोटेटिंग बैंडिट। स्टेशनरी बैंडिट थियरी क्या है, और ये कच्चे के जो पक्के के डाकू जो है, अब तो वो वीडियोस भी बना रहे हैं, बड़ी जबरदस्त टिकटॉक के ऊपर आ रही हैं, यूट्यूब चैनल भी खोल लिया कच्चे के डाकुओं ने। बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है, मैं आपको जरा पढ़ के सुना दूं। इन दिस थियरी, द थियरी ऑफ द स्टेशनरी बैंडिट, यानी पक्के के डाकुओं की थियरी एक निकाली थी इस बंदे ने 50 साल पहले, सही है। इन दिस थियरी जो रियासत है वो एक पक्के के डाकू की तरह है। रियासत एक इक्वेटेड विद स्टेशनरी बैंडिट, यानी एक पक्के के डाकू की तरह एक रियासत है जो डिसाइड करती है कि कौन किस इलाके में मुकीम रह सकता है और अपना तशद्दुद बरा कर सकता है, यानी अपनी ताकत का इजहार, कंट्रोल कर सकता है उस एरिया को। रियासत डिसाइड करती है कि कौन सा इदारा, कौन सी ताकत किसी भी इलाके में अपने उस ताकत का इजहार या एक्सरसाइज कर सकती है। या तो वो अवाम से पैसे वसूल करने की मद में हो, टैक्सेस या डाके की मद में हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ये चीज, ये बुनियादी चीज, ये रियासती ताकत जो है वो डिसाइड जो करती है कि यार इस एरिया में ये मुकीम है। ये फर्क पड़ता है, इसका इसका इख्तिलाफ होता है कच्चे के डाकुओं से या इटिनेरेंट रोविंग बैंडिट्स जो घूमते रहते हैं। कच्चे के डाकू से बात कि वो एक जगह में मुकीम नहीं है, वो डाकू घूम रहे हैं। अच्छा, उनका एम क्या होता है कि वो कहते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करें, किस शॉर्ट टर्म डाके और लॉन्ग टर्म डाके। पक्के के डाकू रियासतें जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म डाकों के ऊपर फोकस करते हैं, जिसके अंदर टैक्सेशन हो सकती है, जिसके अंदर और लेवीज और ड्यूटीज हो सकती हैं, जिसके अंदर और कस्टम्स हो सकते हैं। जो कच्चे के डाकू होते हैं वो बारीक वारदातें करते हैं, वो जाते हैं, एम्बुश करते हैं, चोरी करते हैं और भाग जाते हैं। शॉर्ट टर्म उनकी वो चल रही होती है। अच्छा, तो क्या बुनियादी फर्क है? जो पक्के के डाकू हैं या जो मुकीम डाकू हैं, स्टेशनरी बैंडिट्स, वो एक रेगुलर फॉर्म ऑफ टैक्सेशन या स्टेशनरी बैंडेड लेवल ऑफ टैक्सेशन करते हैं लोगों के ऊपर, पॉपुलेशन को देखते हैं, सेंसस भी करना होता है, इन्वेस्टमेंट, सब्सिक्वेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन, और देयरफॉर तो उनका एक जो मसला है ना स्टेशनरी बैंडेड्स का, और ज्यादातर जो रियासतें होती हैं वो स्टेशनरी बैंडेड्स होती हैं कि वो अपने लोगों के ऊपर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वारदातें करती हैं, टैक्सेशन की मद में, ड्यूटीज की मद में, लेवीज की मद में, और खांचे वांचे जो भी हैं। एक निजाम है ना कि वो, और वो एक सिस्टम बन जाता है ओवर टाइम। जो पक्के के डाकू का सिस्टम होता है वो एक स्टेट सिस्टम बन जाता है। अच्छा, जो कच्चे के डाकू होते हैं वो क्योंकि बारीक वारदातों के अंदर ही इन्वॉल्व होते हैं, वो कभी भी सिस्टम जज नहीं होता। तो पाकिस्तान के अंदर हम क्या देख रहे हैं, अगर पाकिस्तान के अंदर पक्के के डाकुओं को चलने दिया जाता ओवर टाइम तो वो एक सिस्टम क्रिएट हो जाता, सही है। मगर यहां पे हर कोई बारीक वारदातें करके भाग जाता है लंदन, और फिर दोबारा आता है, और फिर दोबारा वो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस शुरू होता है। तो वो जो स्टेट की पेनिट्रेशन है पक्के और कच्चे के दरमियान, वो ही कभी इवॉल्व नहीं हुई। ये स्टेट डेवलपमेंट और थियरीज की हम बातें करते हैं, और मंसूर ओल्सन जैसी ये लोगों की बात करते हैं। ये बेसिक की बुनियाद जो आ जाती है कच्चे और पक्के के अंदर, वो आ जाती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। पक्के का डाकू या रियासती डाकू जो होते हैं वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यार तुम मुझे इतना दो, मैं तुम्हें इतना देता हूं। डाका तो मैंने मारना है, ओवर ए पीरियड टाइम मारूंगा, बारीक वारदातें नहीं करूंगा, और हम कोई अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे पक्के के डाकू और लोगों के दरमियान।
कच्चे के डाकुओं जो बारीक वारदातें करते हैं और करके भाग जाते हैं और फिर वो पूरा सिलसिला दोबारा चलता रहता है, उसके अंदर कभी 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 वो एवोल्यूशन और वो मैच्योरिटी आती ही नहीं। और यही है कहानी आज पाकिस्तान की, कि कच्चे के डाकू वारदातें कर करके दिखाते हैं हम पक्के हैं पक्के हैं पक्के हैं, वो पक्के होते ही नहीं है। और इसीलिए आज हम एक मिलिशिया के साथ खड़े हैं जो कच्चे के डाकुओं को प्रोटेक्शन दे रहा है, और जो लोग हैं उनसे ना कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है रिन्यू, उनसे ना टैक्सेशन की बातें हो रही हैं, ये सब चीजें आर्बिट्री हो रही हैं, ये सब डाके जो हैं अमेंडमेंट्स हैं आर्बिट्री हो रही हैं। और क्रिटिक क्या है इसकी? क्रिटिक ये है, आ जाती है बात कि कच्चे और पक्के डाकुओं के अंदर कैपेसिटी की बात हो जाती है। पक्का डाकू जो होता है उसकी कैपेसिटी होती है, मगर इन लोगों की तो कैपेसिटी भी नहीं है बलोचिस्तान में। ये तो बारीक वारदातें अपने ऊपर भी कराते हैं और आगे जाके भी करते थे, लोगों को उठा लेते हैं। इनका क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट है इन कच्चे डके डाकुओं का? उठा लो, तशद्दुद कर दो, दबा दो, क्योंकि इनका कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। पक्का डाकू होने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान, रियासत होने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान की जरूरत होती है। डाका तो हर किसी ने मारना है, मगर इवेंचुअली उसका फायदा और नुकसान क्या होगा वो अवाम को भुगतना पड़ेगा, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बगैर, किसी स्ट्रक्चर के बगैर। खैर, कच्चे और पक्के की बातें चलती रहेंगी, आपके सामने और थियरीज भी लेके आता रहूंगा, मगर फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह।